हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का ये जो वीडियो रहेगा यहाँ पे हम लोग 26 से 30 नवंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, इसमें देखो क्या बोला गया है। इन ऑर्डर टू प्रमोट डिजिटल रूपी द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बाय इनेबलिंग डिजिटल रूपी ट्रांजेक्शन इन दिल्ली एनसीआर व्हिच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल। दिल्ली एनसीआर में डिजिटल रुपए लेन देन को सक्षम करके केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा डिजिटल रुपए को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस बैंक ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ में एक साझेदारी की है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस जो है वो आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इंडसइंड बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडसइंड बैंक ने भी हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ में एक पार्टनरशिप किया हुआ है, साझेदारी किया हुआ है, जिससे कि डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दिया जा सके दिल्ली एनसीआर में, ठीक है ना। इंद्रप्रस्थ गैस के जो भी गैस फिलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट की जाएगी, वहाँ पर डिजिटल करेंसी के माध्यम से ट्रांजेक्शन्स वगैरह किए जाएंगे, इसीलिए इन दोनों ने ये पार्टनरशिप किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इंडसइंड बैंक इज द राइट आंसर। सही उत्तर इसका इंडसइंड बैंक हो जाएगा। इंडसइंड बैंक के हेडक्वार्टर वगैरह की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। वी मेक यू फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर, ठीक है, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। और एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुमंत कटपालिया जो है वो ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इंडसइंड बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में ये जो बैंकें दी गई हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, इसके हेडक्वार्टर वगैरह टैगलाइन वगैरह आप उसी टाइम पर रिकॉल करिएगा। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली सुपरसेडेड द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ व्हिच कोऑपरेटिव बैंक फॉर 1 ईयर एमिड पुअर गवर्नेंस स्टैंडर्ड ऑफ द लेटर एंड अपॉइंट्स एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक के खराब प्रशासन मानकों के कारण उसके निदेशक मंडल को 1 वर्ष के लिए भंग कर दिया है और एक प्रशासक नियुक्त कर दिया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक। अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सही उत्तर इसका हो जाएगा। अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको आरबीआई ने भी हाल ही में पुअर गवर्नेंस के कारण जो है वो मतलब खारिज कर दिया है, उसको सस्पेंड कर दिया है। और ये जो सस्पेंशन हुआ है बीआर एक्ट 1949 के सेक्शन 36 AAA और सेक्शन 56 के तहत हुआ है, ठीक है ना। अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 1 साल के लिए रद्द कर दिया गया है, 1 साल के लिए भंग कर दिया है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, 1 ईयर के लिए किया गया है ये, ठीक है ना, रद्द कर दिया है। और इसके साथ साथ आरबीआई ने जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर सत्यप्रकाश पाठक, ठीक ना, ये जो सत्यप्रकाश पाठक जी हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर हैं। इनको आरबीआई के द्वारा अभी हाल ही में किस बैंक का अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है, ठीक है ना, जिससे कि इसका कामकाज जो है वो मतलब किया जा सके। और पाठक जी को एडवाइस करने के लिए आरबीआई ने एक 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई हुई है। अकेले सत्यप्रकाश पाठक जी ही नहीं काम करेंगे, इनके साथ में 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई जो कि सत्यप्रकाश पाठक जी को एडवाइस करेगी, उनको सलाह देगी, उनका सपोर्ट करेगी बैंक के कामकाज को चलाने में। और जो 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है वो कौन कौन से 3 लोग हैं उनके भी नाम हम लोग जान लेते हैं। पहला नाम होगा हमारा वेंकटेश हेगड़े, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर जनरल मैनेजर हैं। दूसरा नाम होगा महेंद्र छाजेड़, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन। और तीसरा नाम होगा सुहास गोखले, ये कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक के फॉर्मर एमडी हैं। ये सभी नाम आपको पीडीएफ में मिलेंगे, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक इज द राइट आंसर। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी हैज रिसेंटली बीन इम्पोज्ड बाय द आरबीआई ऑन द सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड इंडियन ओवरसीज बैंक रिस्पेक्टिवली फॉर नॉन कंप्लायंस विद सम ऑफ इट्स डायरेक्शंस। यानी कि आरबीआई ने हाल ही में अपने कुछ निर्देशों का पालन ना करने के कारण ना करने पर सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक पर क्रमशः कितने रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है, ठीक है ना। यानी कि सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक पर सीरियल वाइज किस पे कितना कितना जुर्माना लगाया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। 5 करोड़ रुपए जो लगाया गया है वो सिटी बैंक पे लगाया गया है, 4.34 करोड़ रुपए जो लगाया गया है वो बैंक ऑफ बड़ौदा पे लगाया गया है और 1 करोड़ जो लगाया गया है वो इंडियन ओवरसीज बैंक पे लगाया गया है। तो ये क्रमशः रिस्पेक्टिवली है। ऑप्शन बदल सकते हैं, सीरियल बदल सकते हैं, इस तरीके से देखो भी आपको ऑप्शन दिया गया है।
तो ये डाउट नहीं होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको कि सिटी बैंक पर 5 CR का, बैंक ऑफ बड़ौदा पे 4.34 CR का, और इंडियन ओवरसीज बैंक पे अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 CR का मौद्रिक जुर्माना, मौद्रिक मॉनेटरी पेनल्टी आरबीआई के द्वारा लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? सिटी बैंक पर ये जो 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, ये इस वजह से लगाया गया है कि ये केवाईसी नॉर्म्स का, केवाईसी डायरेक्शन का पालन नहीं कर रहा था। बैंक ऑफ बड़ौदा पर ये जो 4.34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, ये लोन एंड एडवांसेस डायरेक्शन ऑफ 2016 में जो लोन और एडवांसेस पर आरबीआई का एक डायरेक्शन आया था, उसका पालन सही से न करने के कारण बैंक ऑफ बड़ौदा पर ये 4.34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक पर जो जुर्माना लगाया गया है वो भी सेम इसी रीजन के लिए लगाया गया है। किस रीजन के लिए? लोन एंड एडवांसेस डायरेक्शन ऑफ 2016 का पालन नहीं करने के कारण। इन तीनों बैंकों का हेडक्वार्टर, टैगलाइन, एमडी एंड सीईओ, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये सब कुछ आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू ऑफर होलिस्टिक डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंसिंग सोल्यूशन टू स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया, व्हिच कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद यूग्रो कैपिटल लिमिटेड। यानी कि भारत में छोटे व्यवसायों को समग्र डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने हाल ही में यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के साथ में एक साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है ऑप्शन नंबर बी, मास्टर कार्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, मास्टर कार्ड इज द राइट आंसर। ठीक है ना, मास्टर कार्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, यूग्रो कैपिटल जो है वो बेसिकली एक एनबीएफसी है। यूग्रो कैपिटल एक एनबीएफसी है। ठीक है, और इसी ने भी, मास्टर कार्ड ने इसी के साथ में एक पार्टनरशिप किया है। क्यों किया है? क्वेश्चन में बता दिया गया। इंडिया में स्मॉल बिजनेसेस को डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंसिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हाउ मेनी मोर अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैज रिसेंटली बीन एडेड बाय द आरबीआई इन इट्स अलर्ट लिस्ट। आरबीआई ने हाल ही में अपनी अलर्ट सूची में कितने और अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफॉर्मों को जोड़ा हुआ है, एड ऑन किया हुआ है, यानी कि 19 इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई का एक अलर्ट लिस्ट है जिसमें कि अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ऐड किया जाता है और ये बताया जाता है, लोगों को आगाह किया जाता है कि भैया ये अनऑथराइज्ड है, यहाँ से आपको ट्रेडिंग वगैरह नहीं करनी है, ये मतलब खतरे से खाली नहीं है, यहाँ पे रिस्क है। तो उसमें जो है टोटल, उसमें अभी और उस लिस्ट में, उस अलर्ट लिस्ट में भी 19 प्लेटफॉर्म को और ऐड कर दिया गया। तो ये ऐड होने के बाद में टोटल ये इस तरीके के प्लेटफॉर्मों की संख्या 75 हो गई है। ये सभी अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां से ट्रेडिंग करना सेफ नहीं है। नेक्स्ट, हाउ मच लोन हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ वाटर सप्लाई सर्विसेज इन कोच्चि केरला। कोच्चि केरल में जल आपूर्ति सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा अभी हाल ही में कितना ऋण दिया गया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ठीक है ना, एडीबी के द्वारा यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कोच्चि केरला में वाटर सप्लाई सर्विसेज को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, उसको आधुनिक करने के लिए कितने रुपए का लोन दिया गया है, ये इसमें पूछा गया। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है 170 मिलियन यूएसडी। ये इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, इन पैसों से कोच्चि केरला में 5 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड किया जाएगा, उनका रिनोवेशन किया जाएगा, उनमें और सुविधाएं लगाई जाएंगी, उनकी मरम्मत की जाएगी और एक नया भी बनाया जाएगा। 5 पुराने का रिनोवेशन किया जाएगा और एक नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा कोच्चि केरला में। लोन अमाउंट का क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। 170 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया, कोच्चि केरला में मॉडर्नाइजेशन ऑफ वाटर सप्लाई सर्विसेज के लिए दिया गया। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। इन्हीं पैसों से 700 किलोमीटर का जो मतलब वाटर पाइपलाइन है वो भी रिप्लेस की जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी 170 मिलियन यूएसडी इज द राइट आंसर। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई हैज डायरेक्टेड ऑल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर एंड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक्स टू डीएक्टिवेट ऑल इनएक्टिव यूपीआई आईडीज बाय व्हिच डेट। क्वेश्चन बढ़िया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने सभी तृतीय पक्ष एप्लीकेशन प्रदाताओं और भुगतान सेवा प्रदाता बैंकों को सभी निष्क्रिय यूपीआई आईडी को किस तारीख तक निष्क्रिय करने का निर्देश दिया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। 31 दिसंबर 2023 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन बढ़िया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पीओ क्लर्क, जीबीओ, सीबीओ, स्केल 3 सबके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है ना, आईडीबीआई जो भी है, जो भी आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो सबके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। सुनो ध्यान से, एनपीसीआई ने भी हाल ही में अपने सभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक को ये बोला है कि ये सभी लोग जो हैं वो 31 दिसंबर 2023 तक 1 साल या 1 साल से भी अधिक समय से इनएक्टिव पड़ी हुई यूपीआई आईडीज को डीएक्टिवेट कर दें।
ठीक है ना। मतलब कि वो सभी यूपीआई आईडीज जो 1 साल या 1 साल से भी ज़्यादा समय से एक्टिव नहीं है, काम में नहीं है, यूज़ उनका नहीं किया गया, उन सभी यूपीआई आईडीज को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक के द्वारा 31 दिसंबर 2023 तक डीएक्टिवेट करने का, खत्म करने का, बंद करने का, रद्द करने का, निष्क्रिय करने का आदेश आया हुआ है एनपीसीआई के माध्यम से, एनपीसीआई के द्वारा। तो ये डेट याद रखना, कितने समय से ज़्यादा है तो वो इनएक्टिव कहलाएगा, 1 साल वाली लिमिट याद करना, किसको किसको बोला गया है ये याद करना, ठीक है ना। 31 दिसंबर 2023 तक इसे इम्प्लीमेंट हो ही जाना है। फोन पे अगर आप लोग चलाते होगे, जी पे चलाते होगे, गूगल पे, पेटीएम चलाते होगे, इन सब पर अगर आपकी यूपीआई आईडी है और 1 साल से उसमें कोई ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं किया, कोई लेन देन वगैरह नहीं किया है, तो फिर उसके बंद होने का समय आ गया है। इस बीच में आप लोग उसको जिंदा रखना चाहते हैं तो 31 दिसंबर से पहले, ठीक है ना, उससे कुछ 2-4-10 रुपये का जो भी श्रद्धा के अनुसार अपनी अपनी ना हिसाब से आप लोग जो भी है ट्रांजेक्शन वगैरह कर लीजिए, तो यूपीआई जिंदा रहेगी, ठीक है। पैसे तो बैंक में बाद में भी आ ही जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंपनी हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन डिपॉजिटरी टू होल्ड 10 करोड़ एक्टिव डिमेटेरियलाइजेशन अकाउंट, डीमैट अकाउंट? कौन सी कंपनी हाल ही में 10 करोड़ सक्रिय डीमैट अकाउंट खाते रखने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सेंट्रल डिपॉजिटरी इंडिया सर्विसेज लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ज्यादा डीपनेस के नहीं जाएंगे, नेक्स्ट देखेंगे। As per the S&P Global Ratings recent projection, what is India's projected GDP for the financial year 24? S&P Global Rating के हालिया अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी क्या है? वित्त वर्ष 2024 की बात हो रही है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। 6.4%, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 6.4%, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जीडीपी का क्वेश्चन है, अपडेटेड जीडीपी का क्वेश्चन है ये। जो भी आपकी अपकमिंग एग्जाम है, फिर आईडीबीआई वाला हो या फिर जीबीओ सीबीओ, जो भी आपकी अपकमिंग एग्जाम है, अगर बैंक एग्जाम है और उसमें जीडीपी वगैरह पूछी जाती है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और बैच की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जीडीपी वगैरह को आपको एक अलग पेज पे लिखना है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग अपडेट कर देना। 6.4% का अनुमान लगाया गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए S&P ग्लोबल के द्वारा। पहले ये अनुमान 6% का होता था, अब इसे 0.4% बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए ये अनुमान भी जो है वो भी मतलब 6.4 का ही लगाया गया है S&P ग्लोबल के द्वारा। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 6.4 ही अनुमानित की गई है इंडिया की जो जीडीपी है S&P ग्लोबल के द्वारा। और फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए थोड़ा सा एक बार मैं अपडेटेड आपको बता दे रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए क्या क्या जीडीपी प्रोजेक्शन है वो मैं अपडेटेड वाला एक बार थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, नोट डाउन अगर आप लोग कर लेना इसको, ठीक है ना। मॉर्गन स्टैनली की अगर हम लोग बात करें तो वो लगाई हुई है अनुमान 6.5% का। मूडीज़ की अगर हम लोग बात करें तो मूडीज़ ने लगाया हुआ है 6.7% का। आरबीआई की अगर हम लोग बात करें तो आरबीआई के हिसाब से ये 6.5% का है, ठीक है ना। S&P ग्लोबल का मैंने यहाँ पे बता ही दिया कि 6.4% है। IMF की अगर हम लोग बात करें तो IMF ने लगाया हुआ है 6.3% का। वर्ल्ड बैंक की अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने भी लगाया हुआ है 6.3% का। तो ये अनुमान लगाए गए हैं, अपडेटेड है, ये फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए है। मॉर्गन स्टैनली, मूडीज, आरबीआई, IMF, वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल वाला ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ये अपडेटेड जीडीपी है, इसको आप लोग याद करना, आने वाले एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और कोई भी बैच आप लिए हो, कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो एक मूल मंत्र आपको दे रहा हूँ। जीडीपी वगैरह का क्वेश्चन जो है पीयू क्लर्क में मैक्सिमम पूछा जाता है। लास्ट ईयर स्केल 3 में भी एक जीडीपी का क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको लिए आप एक अलग से 2 पेज छोड़ दिया करो। जितनी भी आरबी साल भर में जीडीपी अपडेट हो वहाँ पे आप लोग नोट डाउन करते रहा करो, जिससे कि एग्जाम टाइम पर जब भी आपका एग्जाम है उससे पहले अपडेटेड जीडीपी क्या है आपके पास एक जगह लिखे हो, उसके लिए आपको अलग से इधर उधर भटकने की जरूरत ना हो कि इस प्लेटफॉर्म पर जाके देखो, उस प्लेटफॉर्म पर देखो, उसके बाद में भी आपको क्लैरिटी नहीं आती है कि क्या अपडेटेड जीडीपी है, क्योंकि इस पर लोग ज़्यादा इतना अपडेट करते नहीं है ना। तो आप खुद से नोट डाउन करते हुए चलोगे तो आपको अपडेटेड जीडीपी वगैरह जो है वो पता रहेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द फिनो पेमेंट्स बैंक? हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, रजत कुमार जैन इज द राइट आंसर। रजत कुमार जैन, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 24 नवंबर 2023, ठीक है ना, 24 नवंबर 2023, ठीक है, से लेके 1 नवंबर 2024 ये इनका कार्यकाल होगा। 24 नवंबर 2023 से 1 नवंबर 2025, सॉरी 24 नहीं 25, 24 नवंबर 2023 से 1 नवंबर 2025 तक के लिए इनका कार्यकाल होगा। आरबीआई ने रजत कुमार जैन जी को फिनो पेमेंट बैंक का पार्ट टाइम डायरेक्टर अपॉइंट किया हुआ है। और अभी वर्तमान में हम लोग बात करें तो ये वर्तमान में फिनो पेमेंट बैंक में ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। फिनो पेमेंट बैंक की यहाँ पर बात हुई है। MD एंड CEO इसके ऋषि गुप्ता हो जाएंगे, ऑप्शन में देखो वो भी दिया गया है आप लोगों को। ऋषि गुप्ता इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। मुंबई महाराष्ट्र में
इसका क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। इन ऑर्डर टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023 ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI formed an 11-member task force. Who is the head of this task force? ठीक है, बीमा क्षेत्र पर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2003 के प्रभाव की जांच करने के लिए भारतीय जीवन बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI ने 11 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स का प्रमुख कौन है, ये इसमें पूछा गया है। रणदीप सिंह जगपाल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बस इतना ही करेंगे, रणदीप सिंह जगपाल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कमेटी के बाकी सदस्यों के नाम PDF में दे दूंगा, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1 महीने के अंदर इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। ठीक है ना। कमेटी का हेड कौन है, जगदीप सिंह जगपाल, ये रणदीप सिंह जगपाल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कमेटी में लोग कितने हैं, 11 लोग हैं। कमेटी काम क्या करेगी, इन ऑर्डर टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2003 का क्या इम्पैक्ट होगा उसके बारे में जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट 1 महीने के भीतर IRDAI को सबमिट करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। IRDAI की यहाँ पर बात हुई है, तो इसका चेयरमैन, इसका चेयरपर्सन कौन है, ये आप लोग कमेंट कर बताओगे। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो, कहीं और देख रहे हो तो वहाँ से आप लोग ऐप वगैरह पे भी रिप्लाई करना। और IRDAI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब था, ये भी आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करना। PO क्लर्क और छोटे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है ना। तो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। नवंबर आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 1 या 2 दिन के अंदर नंबर की PDF आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग दिसंबर स्टार्ट करेंगे और जो SBI CBO वाला बैच है उसमें RBI सर्कुलर भी मिलना स्टार्ट हो गया है। जो भी पेंडिंग रह रहा है बैक टू बैक बहुत सारे सर्कुलर आपको मिलने वाले हैं। चलो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।